हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 8th में आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज हम सेल्स के बारे में, कोशिकाओं के बारे में। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना सेल्स का, कोशिकाओं का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। बच्चों क्लास 8th में आपका चैप्टर नंबर 8 है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। चैप्टर का क्या नाम है? सेल यानी कि कोशिकाएं, उसकी संरचना और कार्य, उसके बारे में आपको पढ़ना है। सेल क्या है? सेल द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। सेल आप सभी जानते हैं दैट इन ऑर्डर टू बिल्ड अ हाउस, जब आप कोई घर बनाते हैं, ब्रिक्स आर अरेंज्ड इन अ सर्टेन पैटर्न। सिमिलरली आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेल्स। जैसे कोई घर बनाने के लिए आपको ईंटों को सेट करना होता है, ईंटों की दीवार बनानी होती है, उसी तरह से आपका जो शरीर है वो भी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। तो जैसे एक दीवार को बनाने के लिए एक यूनिट क्या है, उसकी इकाई ईंट है, ईंट की जरूरत पड़ती है। उसी तरह से आप समझें कि हमारा शरीर या किसी भी पेड़ पौधे का शरीर या कोई भी जीव जंतु जो बना हुआ है, उसकी जो बेसिक इकाई है, जो यूनिट ऑफ लाइफ है, वो क्या है? सेल्स हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं? कोशिकाएं कहते हैं। which assemble to form our body. Cells are the structural units of our body. Cells क्या हैं? कोशिकाएं हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई हैं। कोशिकाएं क्या हैं? हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई हैं, या कह सकते हैं हमारे शरीर की संरचना में जो सबसे छोटा इकाई है, जो सबसे छोटा यूनिट है, वो क्या यूज हुआ है? उसको कहते हैं कोशिका, है ना। कोशिका को किसने डिस्कवर किया था, कोशिका नाम किसने दिया था, उसके बारे में हम जानेंगे। द डिस्कवरी ऑफ सेल्स वॉज फर्स्ट मेड बाय रॉबर्ट हुक। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। तो उन्होंने ही कोशिका को खोजा था 1665, यानी कि सन 1665 ईस्वी में उन्होंने कोशिका को खोजा था, या ये कह सकते हैं कि उन्होंने कोशिका का नाम दिया था। While examining a section of a cork tree under the microscope, वो एक बार एक पेड़ की छाल से निकली हुई कॉर्क की बहुत पतली सी स्लाइस को एग्जामाइन कर रहे थे माइक्रोस्कोप के नीचे, और जो कैसा था? बहुत साधारण माइक्रोस्कोप था, उसके नीचे ऑब्जर्व करते तो उन्होंने देखा He observed small compartments like structures. उन्होंने देखा कि छोटे छोटे कमरों की जैसी संरचना उनको दिखाई पड़ी, और उन कमरों को उन्होंने क्या नाम दिया? उन्होंने उनको सेल कहा। उन्होंने वो जो नाम दिया, उन्होंने कहा कि ये जो छोटे छोटे कमरे कॉर्क में सेल्स दिखाई पड़ रहे हैं, स्मॉल कंपार्टमेंट्स के जैसे, उनको उन्होंने इसमें सेल्स का नाम दिया या कोशिका का नाम दिया, ठीक है। बट हुक्स ऑब्जर्व डेड सेल, क्योंकि उन्होंने कॉर्क सेल में खोज करी थी, तो उन्होंने एक मृत कोशिका की खोज की अंडर द माइक्रोस्कोप, एज कॉर्क इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। जो कॉर्क होती है वो डेड सेल्स से बनी होती है, तो उन्होंने जब कॉर्क में ही सेल्स को ढूंढा था तो वो एक डेड सेल कहलाई, तो उन्होंने किसकी? डेड सेल की खोज की थी, ठीक है। लेकिन आफ्टर दिस डिस्कवरी मेड बाय हुक, वेरी लिटिल केम टू बी नोन अबाउट सेल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे समय तक और दूसरी कोई खोज नहीं हुई, क्योंकि और अच्छी खोज के लिए और अच्छे माइक्रोस्कोप की जरूरत थी। विद द डिस्कवरी ऑफ एडवांस्ड माइक्रोस्कोप्स, जब बहुत ज्यादा एडवांस माइक्रोस्कोप्स आए, तब सेल्स की जो स्टडी थी वो और आगे बढ़ी, और उसके बाद लोगों को ये समझ में आया कि जो सेल का स्ट्रक्चर होता है, सेल के अंदर भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, और बहुत सारी अलग अलग चीजें थी सेल के बारे में। जो जब कोई भी चीज, जैसे सेल को तो उन्होंने देख लिया था, लेकिन सेल वैसे ही बहुत छोटा था, है ना। अब उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स थे उनको पाने के लिए साधारण सूक्ष्मदर्शी से काम नहीं चला, है ना। तो उन्होंने और अच्छे सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेने के लिए रॉबर्ट हुक ने, लेकिन सबसे पहले देखा उन्होंने ही था, इसलिए डिस्कवरी ऑफ सेल जो श्रेय जाता है वो रॉबर्ट हुक को ही जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्स क्या क्या होती हैं? द सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल होती है
वो सबसे छोटी यूनिट है लाइफ की, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगर सेल से छोटा कुछ भी है तो वो जीवित की कैटेगरी में, लिविंग की कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर उससे कोई छोटा चीज है तो वो लिविंग की कैटेगरी में नहीं आएगा, है ना। जैसे आपने द शेप ऑफ द सेल वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड विद इन नो एन ऑर्गेनिज्म, जो हर अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सेल का जो शेप होता है, जो आकार होता है, वो अलग अलग होता है। साइज ऑफ सेल्स ऑल्सो डिफर्स, जो साइज होती है सेल की वो भी अलग अलग होती है। ऑल लिविंग सेल्स एग्जिबिट सर्टेन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक रेस्पिरेशन, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर एक लिविंग सेल जो होती है उसके अंदर कुछ मेन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? वो होते हैं बच्चों, जैसे प्रत्येक कोशिका कह सकते हैं इंडिपेंडेंटली, वो आत्मनिर्भर होती है एक तरीके से। वो अपना हर काम, जैसे रेस्पिरेशन है, जीवन जीने के लिए जितने भी कार्यों की जरूरत है, ग्रोथ है, रेस्पिरेशन है, मेटाबॉलिज्म है, वो हर एक सेल स्वतंत्र होकर के भी कर सकती है। क्योंकि आपने कभी एक कोशिकीय जीवों के बारे में सुना होगा कि जो जीव केवल एक ही कोशिका से बने हैं, तो सारे जीवन से जुड़े हुए उनके जो काम है वो एक ही सेल्स के द्वारा वो परफॉर्म कर पाते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि जो सेल्स होती हैं वो अपने आप में संपूर्ण होती हैं, या उनको अपना जीवन चलाने के लिए किसी दूसरे और की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो सेल्स क्या है? इसलिए कह सकते हैं कि ऑल लिविंग सेल्स एग्जिबिट सर्टेन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक रेस्पिरेशन, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब सेल जो है आप क्लास 8 से पढ़ना शुरू कर रहे हैं बच्चों, और आप 11th 12th तक ये कॉन्सेप्ट आपका उसी में डीप और पढ़ते जाएंगे और जानकारी जुड़ती जाएगी साथ में आपके। लेकिन जो चीजें हैं वो स्टार्टिंग जैसे बेस से आप पढ़ेंगे और आपको गहराई तक बड़ी बड़ी क्लासेस में भी पढ़ाया जाएगा। सेल्स क्या होती हैं? ये रिसर्च हुई तो ये पता चला कि जो कोई भी सेल है, सेल पहले से मौजूद सेल से ही बन सकती है। मतलब अचानक से कोई चीज, अचानक से कोई सेल, जैसे किसी संतान के होने के लिए माता पिता का होना जरूरी है, माता पिता के होने के लिए उनके माता पिता का होना जरूरी है, उसी तरह से किसी सेल की होने के लिए सेल के पहले सेल का होना जरूरी है। किसी एक सेल से ही दूसरी सेल का निर्माण हो सकता है। और अ मदर सेल डिवाइड्स टू प्रोड्यूस डॉटर सेल्स। एक मदर सेल जो होती है वो डिवाइड करती है, विभाजित करती है अपने आप को, और डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो सेल्स एग्जिबिट सेल डिवीजन। सेल के अंदर क्या होता है? कोशिका का विभाजन होता है। सेल के अंदर क्या होता है? सेल डिवीजन होता है या कोशिका का विभाजन होता है। सेल के अंदर क्या होता है? कोशिका का विभाजन होता है। यानी कि एक सेल दो सेल बनाने के लिए क्या करती है? विभाजित कर लेती है। कोशिका के अंदर विभाजन हो जाता है, ठीक है। और देखो सेल थ्योरी क्या है? All plants and animals are composed of cells and that cell is the basic unit of life was presented by two biologists। दो और वैज्ञानिकों के नाम जो आपकी बुक में अभी नहीं दिए हुए क्लास में। तो इन्होंने क्या किया था? सेल थ्योरी दी थी। उन्होंने क्या सेल थ्योरी दी थी कि जो कोई सेल होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ सेल थ्योरी क्या कहती है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। जितनी भी जीवित कोशिकाएं होती हैं वो या तो एक कोशिका से बनी होती है या एक से ज्यादा कोशिकाओं से भी बन सकती है। या तो एक कोशिका की बनी होगी या एक से ज्यादा कोशिका की भी बनी हो सकती है। Cells are the basic structural and functional units of all living organisms. All cells come only from the division of pre-existing cells। यानी कि हर सेल के निर्माण के लिए पहले से मौजूद सेल का विभाजित होना जरूरी है। अगर पहले से कोई सेल मौजूद है तो उसी के विभाजन के फलस्वरूप क्या होती है? नई सेल का निर्माण होता है, ठीक है। इसमें माइक्रोस्कोप का बहुत बड़ा योगदान है। माइक्रोस्कोप क्या होते हैं? माइक्रोस्कोप क्या होते हैं? यू माइट नो दैट मोस्ट ऑफ द सेल्स आर टू स्मॉल। कैसी होती हैं? बहुत छोटी होती हैं।
और उनको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, बहुत छोटी होती हैं, इसलिए उनको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसलिए सेल्स नीड टू बी मैग्नीफाइड, उनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने की जरूरत होती है। तो हाउ आर दीज सेल्स मैग्नीफाइड, इस तरह से ये सेल्स कैसे मैग्नीफाइड होती हैं? दीज सेल्स कैन बी मैग्नीफाइड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से चीजों को आप बड़ा करके देख सकते हैं। व्हाट इज अ माइक्रोस्कोप, क्या होता है माइक्रोस्कोप? अ माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी द ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। आप अगर अपनी नॉर्मल आंखों से किसी भी चीज को नहीं देख पाते हैं तो वो आपको माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। उसको आपको इट मैग्निफाइज ऑब्जेक्ट सेवरल 100 टाइम्स, कई गुना बड़ा करके वो आपको दिखाता है और क्लियरली विजिबल। जैसे बहुत सारे, आपने कभी डॉक्टर को देखा होगा मुंह खोलने के बाद बड़ा सा लेंस लेके देखते हुए, अंदर मुंह के अंदर आपने कभी लेंस लेके देखते हुए देखा होगा कि किस तरह से अंदर की बहुत छोटी छोटी चीजें जो है वो उसको बड़ा करके देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप का क्या इंपॉर्टेंस है? माइक्रोस्कोप में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे आई पीस होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस लगा हुआ होता है, उसमें मैकेनिकल स्टेज होती है, उसमें एक शीशा लगा होता है, मिरर लगा होता है ना। तो उससे माइक्रोस्कोप किस तरीके का दिखाई पड़ता है बच्चों? माइक्रोस्कोप लगभग इस तरीके का एक यंत्र होता है। इसमें यहाँ पे आई पीस से आप आंख लगा के देखते हैं, यहाँ पे जो चीज आपको देखनी है वो चीज आप यहाँ पे लगाते हैं और ये लेंस लगा होता है यहाँ पे, ठीक है, जिससे आप उस चीज को देख पाते हैं। बड़ा कर देता है वो, मतलब बड़ा नहीं कर देता है, उस चीज को आपको बड़ा दिखाई पड़ता है वो, ठीक है। माइक्रोस्कोप यूज करने के लिए आपको कोई ऑब्जेक्ट है उसको आपको एक पानी की बूंद के साथ क्लीन ग्लास स्लाइड पे लगा के अगर आप इस जगह पे स्टेज पे उसको रखते हैं तो उससे आपको माइक्रोस्कोप के नीचे चीज बड़ी होके दिखाई पड़ती है। मतलब वो चीज उतनी ही बड़ी होती है पर आपको लेंस की सहायता से बड़ी दिखाई पड़ती है। A compound microscope is an improvised design of the early microscope developed by Robert Hooke. रॉबर्ट हुक ने जो कॉर्क की सेल्स को देखा था तो अपने ही बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था ना। तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो उसी से 2000 गुना ज्यादा बड़ा देख सकते हैं। इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, आप किसी भी जो चीज है उससे 2000 गुना ज्यादा, उसकी ओरिजिनल साइज से 2000 गुना बड़ा साइज देख सकते हैं। तो आप अब समझ पा रहे होंगे कि कोई भी चीज है जो आपको बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रही है, अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो वो आपको दिखाई पड़ सकती है। तो मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत ज्यादा हाई पावर का भी मैग्निफिकेशन होता है ना, जिसमें आप कई गुना बड़ा देख सकते हैं चीजों को, आप कई गुना चीजों को बड़ा देख सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ बच्चों? उसके बाद जैसे साइंस में प्रगति होती जाती है, बहुत सारे आविष्कार होते हैं, तो बहुत सारे आविष्कारों के बाद आपको देखने को मिला एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो था वो उससे भी बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का माइक्रोस्कोप था। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज अ टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप दैट यूजेस द बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट एंड गेट्स अ मैग्नीफाइड इमेज। उन्होंने ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था इसमें बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यूज होता था, और ये देखो कितने 2 लाख गुने ज्यादा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी 2 लाख गुने ज्यादा, और उसका मैग्निफिकेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है? 5 लाख टाइम्स ज्यादा मैग्निफिकेशन उसका हो सकता है। तो जैसे जैसे इतनी हाई पावर की माइक्रोस्कोप का आविष्कार होता गया वैसे ही वैसे सेल्स का भी आविष्कार, ये कह सकते हैं कि किसी भी आविष्कार के खोजने में उसका योगदान होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। अब उसके बाद वेरिएशन इन सेल नंबर, शेप, साइज एंड टाइप, उसके बाद अलग अलग तरीके के जब आपने आविष्कार किए तो क्या देखने को मिला कि देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑन अर्थ। बहुत सारे मिलियंस ऑफ जीव जंतु हैं जो इस पृथ्वी पे रह रहे हैं। तो डू यू थिंक ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स? क्या आप सोचते हैं कि जितने भी जीव जंतु इस पृथ्वी पर हैं क्या सभी एक प्रकार के सेल से बने हुए होंगे? ऐसा नहीं है। आप अपने शरीर के बारे में सोचो। What about the human body?
मनुष्य के शरीर में क्या होता है? आर ऑल सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी सिमिलर इन शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर? क्या पूरे मनुष्यों के शरीर में जो इतने सारे अंग हैं, क्या सब एक ही तरीके के सेल से बने हुए होते होंगे या अलग तरीके से? नंबर ऑफ सेल्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। आप सबको पता है कि ह्यूमंस एंड मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। देखो, अगर एक सेल बहुत ज्यादा छोटा, मतलब बहुत ज्यादा कितना ज्यादा छोटा हो सकता है, तो एक ही सेल से, तो मनुष्यों का इतना बड़ा शरीर है तो केवल एक सेल से तो बन नहीं सकता। तो ऑर्गेनिजम्स which are made up of large number of cells are known as multicellular organisms। जो ऑर्गेनिजम्स एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं वो बहुकोशिकीय जंतुओं की कैटेगरी में आते हैं। जो एक से ज्यादा होते हैं वो बहुकोशिकीय जंतुओं की कैटेगरी में आते हैं। बट देयर आर सम अदर ऑर्गेनिजम्स, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो केवल एक सेल से मिलकर के एक सेल से ही बने हुए हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो केवल एक ही सेल से बने होते हैं। तो उन ऑर्गेनिजम्स को आप क्या कहते हैं? उन ऑर्गेनिजम्स को आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो कोशिकाओं की संख्या के आधार पे जीव जंतु जो हैं वो दो कैटेगरीज में बांटे गए हैं। एक तो हो गया आपका मल्टी सेलुलर और एक हो गया आपका यूनिसेलुलर, या कह सकते हैं आप एक कोशिकीय जंतु और बहुकोशिकीय जंतु। ठीक है, तो एक कोशिकीय जंतुओं का जो एग्जाम्पल है, द एग्जाम्पल इंक्लूड्स बैक्टीरिया जिन्हें आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, अमीबा पैरामीशियम जिन्हें आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। अगर जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऐसे ही जीव होंगे जिनको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी है, जो उसके बारे में रिसर्चेस हैं, वो केवल माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन पर ही आधारित थी। जैसे जैसे माइक्रोस्कोप अच्छी क्वालिटी के आते गए वैसे ही वैसे सेल्स की जो स्टडी है वो और आगे बढ़ती चली गई। लेकिन अगर ये कहें कि कोशिकाओं की खोज किसने करी थी, तो सर रॉबर्ट हुक को ही इसका श्रेय जाता है। ठीक है, इन दीज ऑर्गेनिजम्स अ सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल द नेसेसरी फंक्शंस। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि अगर जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, तो देखो जैसे हमारा शरीर है मल्टी सेलुलर, हमारा शरीर कैसा है? बहुकोशिकीय। मनुष्यों का शरीर या कुत्ते का शरीर, बिल्ली का शरीर या पेड़ है, बहुत सारे जीव जंतु हैं, इवन चींटियां भी हैं, वो सारी की सारी कैसी हैं? जो आपको आंखों से दिखाई पड़ते हैं वो मल्टी सेलुलर ही होंगे, है ना। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जब एक ही जीव, देखो जीवों के जीवित होने का क्या है, उनके अंदर अलग अलग बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। सजीव और निर्जीवों के भी कुछ लक्षण होते हैं ना। तो जो भी जीव की कैटेगरी में आ गया, चाहे वो यूनिसेलुलर ही क्यों नहीं हो, अगर वो जीवित की कैटेगरी में आ गया, सजीव की कैटेगरी में आ गया, तो वो कुछ स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करता है उसका शरीर। जैसे वो सांस लेगा, रेस्पिरेशन करेगा, वो एक्सक्रीशन करेगा, यानी कि जो उसके शरीर में फालतू की मटेरियल्स होंगे उनको एक्सक्रीट आउट करेगा, उत्सर्जन की प्रक्रिया करेगा, श्वसन की प्रक्रिया करेगा, वो जो खाएगा उसको पचाएगा या डाइजेशन की प्रक्रिया करेगा, अपनी संख्या को बढ़ाएगा, यानी बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो अ सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल द नेसेसरी फंक्शंस। एक सिंगल सेल भी ये सारे जरूरी काम कर सकती है, सारे नेसेसरी फंक्शंस को परफॉर्म कर सकती है। इसीलिए एक एक सेल से भी जीव जंतु जो हैं वो बने हुए होते हैं, जिसका एग्जाम्पल आपको मैंने बताया अमीबा या पैरामीशियम। तो ये सब कैसे होते हैं? ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये कैसे होते हैं? यूनि का मतलब क्या होता है बच्चों? यूनि का मतलब होता है वन। यूनि का मतलब होता है वन। तो वन सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स जो हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो आपको मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जो सेल
जो जीव एक ही सेल से बने होते हैं उनको आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और जो जीव जो है एक से ज्यादा सेल से बने हुए होते हैं उनको आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो अगर एक ही सेल से बना हुआ तो वो क्या कहलाएगा? एक कोशिकीय जंतु कहलाएगा, और अगर एक से ज्यादा कोशिकाओं से बना हुआ है तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाएगा। ठीक है। शेप ऑफ द सेल इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में सेल्स जो हैं वो अलग अलग शेप की होती हैं, यानी आकार सेल्स का जो है वो अलग अलग हो सकता है ना। ऑल सेल्स डू नॉट हैव अ सिमिलर शेप, हर एक कोशिका एक ही शेप की नहीं होती है। द शेप ऑफ ईच सेल वेरीज, हर एक कोशिका का जो शेप होता है, आकार होता है बच्चों, वो अलग अलग होता है। इट कैन बी राउंडेड, या तो वो गोल हो सकती है, इट कैन बी स्फेरिकल या इलोंगेटेड, या लंबी हो सकती है, यानी कि आकार उसका अलग अलग हो सकता है, गोल भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है। इन सम केसेस सेल्स में नॉट इवन हैव अ डेफिनेट शेप, कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे एक फिक्स शेप भी नहीं होता, एक निश्चित आकार नहीं होता है। कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो अपने आकार को लगातार बदलती रहती है। तो जैसे आपका जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा के बारे में हम बात करते हैं तो आप सबको पता है, आपने छोटी कक्षाओं में ही पढ़ा है कि अमीबा जो है, अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता, यानी कि टाइम के साथ साथ अमीबा अपना आकार भी चेंज कर सकता है ना। तो वो है एक सेल ही, लेकिन वो अपना आकार चेंज कर सकती है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सेल्स में नॉट इवन हैव अ डेफिनेट शेप, कभी कभी जरूरी नहीं है कि उसका निश्चित आकार ही हो। कुछ सेल्स जो हैं वो राउंड शेप्ड होती हैं, यानी कि गोल होती हैं। जैसे कि जो मनुष्यों के ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, वो कैसी होती हैं? स्फेरिकल इन शेप, जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। रेड ब्लड सेल्स आर स्फेरिकल इन शेप, गोल गोल होती हैं आकार में। इलोंगेटेड स्पिंडल शेप्ड, मसल सेल्स आर इलोंगेटेड इन शेप। तो जो हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं, वो कैसी? वो इलोंगेटेड होती हैं, कुछ इस तरीके की लंबी लंबी होती हैं। तो सेल्स की शेप के बारे में हम अगले सेशन में और पढ़ेंगे। बच्चों, हम लोगों का इसमें चैप्टर सेल स्टार्ट हुआ है। तो सेल के बारे में हमने जाना कि सेल्स की संख्या के आधार पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दो तरीके के आपको मिल रहे हैं, एक कोशिकीय जंतुओं के बारे में और दूसरा बहुकोशिकीय जंतुओं के बारे में। सेल के बारे में मैंने आपको बताया कि सेल की खोज जो है वो सर रॉबर्ट हुक ने की थी, और मृत सेल की खोज की थी। अगले सेशन में हम इसी चैप्टर को और कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।